सियासत के गढ़ के सफर में फर्स्ट इंडिया की टीम पहुंची है झुंझुनू में। आखिर झुंझुनू क्यों? क्योंकि झुंझुनू में हो रहे हैं उपचुनाव। चुनावी शोर के बीच झुंझुनू को जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर किसान राजनीति के केंद्र और शेखावाटी की राजनीति के पर्याय झुंझुनू में आखिर किस तरह का चुनावी इतिहास है और किस तरह के समीकरण है। सियासत के गढ़ में हम यही समझेंगे। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ परंपरागत रूप से ओला परिवार की तीसरी पीढ़ी को मैदान में उतारा। अमित ओला यहाँ हाथ के सिंबल पर मैदान में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र भांबू पर दाव खेला है, जो बीजेपी के खिलाफ बागी होकर चुनाव लड़ चुके थे। और वहीं दो किसान नेताओं की राजनीति के बीच मुकाबले को दिलचस्प बनाया है राजेंद्र सिंह गुड़ा ने। उदयपुर वाटी से वो रुख कर चुके हैं झुंझुनू का, और लाल डायरी की किताब उदयपुर वाटी में बंद हुई थी, लेकिन यहाँ पाकिस्तान की बात झुंझुनू में हो रही है। लेकिन सरदार हरलाल सिंह और शीशराम ओला ने जिस तरह यहाँ पर कांग्रेस की फसल को उगाया था, वो आज भी लहराती हुई नजर आती है। और इसी कांग्रेस के तिलिस्म को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। तमाम बगावत करने वाले शहरों को मना लिया गया है और सब एक होकर राजेंद्र भांबू के पक्ष में चुनावी जंग में जुट गए हैं। लेकिन ओला परिवार का अपना एक इतिहास है, जो यहाँ पर उनकी सबसे बड़े प्लस पॉइंट के तौर पर देखा जाता रहा है। पिछले 4 चुनावों से ब्रजेंद्र ओला की दाख हमने सुनी, और उससे पहले शीशराम ओला यहाँ एक क्षत्र सियासत के चेहरे हुआ करते थे, चाहे लोकसभा का चुनाव हो और चाहे विधानसभा का चुनाव हो। बीच बीच में एक आध मौके आए जब सुमित्रा सिंह उपचुनावों में जीती, बाद में वो चुनाव में जीती, और मूल सिंह शेखावत ने भी यहाँ चुनाव जीता। माहिर आज़ाद बीएसपी के बैनर के तले चुनाव जीते, मगर ऐसे मौके 1952 के बाद बहुत कम आए हैं। शेखावाटी के केंद्र झुंझुनू में राजनीति की आबो हवा न केवल यहीं से चलती है, बल्कि हरियाणा और दिल्ली की राजनीति से भी सीधे तौर पर प्रभावित होती है, क्योंकि यहाँ से दिल्ली अधिक दूर नहीं। हरियाणा में जिस तरह चुनाव परिणाम आए हैं, उसके बाद बीजेपी झुंझुनू की सशक्त होकर चुनावी समर में उतर गई है। तमाम मंत्री, तमाम बड़े नेताओं को यहाँ पर झोंक दिया गया है, ताकत पूरी है। और वहीं सचिन पायलट के बेहद विश्वस्त ब्रजेंद्र ओला ने अपने पुत्र अमित ओला को पहली बार यहाँ के चुनावी समर में उतारा है। यह अमित ओला के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है। मगर कहानी कहाँ तक जाएगी और क्या त्रिकोणीय मुकाबले का समापन हो पाएगा? होगा तो किस तरह से? इस समापन से कौन विजेता बनकर इस चुनाव में उभरेगा? सियासत के गढ़ के सफ़र में हम आपको सुनाते हैं झुंझुनू की सियासी कहानी। शेखावाटी के झुंझुनू की आबो हवा सियासत से लबरेज है, फिर उपचुनाव ही क्यों न हो और मुकाबला भी त्रिकोणीय। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में पहली बार उपचुनाव 1996 में हुए थे। इसके 28 साल बाद फिर से उपचुनाव हो रहे। झुंझुनू सीट पर पहला उपचुनाव कांग्रेस के दिग्गज किसान नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला के विधायक से सांसद बनने से हुआ था। तब उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह ओला ने कांग्रेस से उपचुनाव लड़ा था। 28 साल बाद फिर से झुंझुनू विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। चर्चित तथ्य यह भी है कि शीशराम ओला और उनके पुत्र ब्रजेंद्र ओला दोनों ने उपचुनाव लड़े। 1969 में खेतड़ी उपचुनाव में कांग्रेस के शीशराम ओला ने जीत दर्ज की। 1967 में खेतड़ी के विधायक ठाकुर रघुवीर सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस के शीशराम ओला इस उपचुनाव में विजयी हुए। बाद में उपचुनाव के जरिए झुंझुनू की सियासत में इतिहास लिखा गया, जब पहली बार झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में कमल खिला।
1996 में झुंझुनू विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। शीशराम ओला के पुत्र ब्रजेंद्र ओला ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, वहीं बीजेपी के टिकट पर डॉक्टर मूल सिंह शेखावत ने चुनाव लड़ा। दिलचस्प बात यह रही कि डॉक्टर मूल सिंह ने कद्दावर ओला परिवार को शिकस्त देकर कीर्तिमान बनाया और पहली बार यहां कमल खिलाया। 1996 का यह चुनाव खासा चर्चित चुनाव था, लेकिन झुंझुनू के उपचुनाव की कहानी कहने से पहले बात कर लेते हैं यहाँ के दिग्गज किसान नेता शीशराम ओला की। शीशराम ओला ने कभी भी अपने एक पद पर बने रहने में विश्वास नहीं किया और उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा और 1996 में वे लोकसभा के लिए चुने गए। शीशराम ओला रसायन और उर्वरक मंत्रालय और बाद में जल संसाधन मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री बने। आजादी के बाद से ही हो रहे चुनाव में झुंझुनू किसान राजनीति का केंद्र रहा है और कांग्रेस की राजनीति का भी केंद्र रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है शीशराम ओला। मेरे पीछे जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, इसका अनावरण होना बाकी है, यह शीशराम ओला की ही प्रतिमा है, जो यहाँ पर किसानों में सामाजिक क्रांति और बालिका शिक्षा की अलग जगाने वाले नेताओं में शुमार रहे हैं। शीशराम ओला की कहानी के बगैर झुंझुनू की सियासत की कहानी अधूरी है और प्रतिमा को भी इंतजार रहेगा कि आखिर उनका विजेता पोता इसका अनावरण करेगा या फिर कोई और। शीशराम ओला द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद सेना में सिपाही बन गए थे। आजादी के बाद जब भी वे वार्षिक छुट्टियों पर घर लौटते थे तो राजनीति में अपनी जगह बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। शेखावाटी क्षेत्र के झुंझुनू जिले की राजनीति में खुद को स्थापित करने में उन्हें 10 साल लग गए, जहां स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सरदार हरलाल सिंह सबसे बड़े नेता थे। अपने पहले ही चुनाव में शीशराम ओला 50 किलोमीटर पैदल चलकर नामांकन भरने पहुंचे थे। शीशराम ओला ने कभी भी अपने एक पद पर बने रहने में विश्वास नहीं किया और उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा और 1996 में वे लोकसभा के लिए चुने गए। वे रसायन और उर्वरक मंत्रालय और बाद में जल संसाधन मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री बने। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्हें जाना जाता है। अपने गांव अर्डावता में केवल 3 लड़कियों के साथ डिग्री कॉलेज खोला, जो आगे चलकर शिक्षा का बड़ा केंद्र बन गया। इंदिरा गांधी के नाम पर इस संस्थान को स्थापित किया और जनरल के.एम. करियप्पा के हाथों उद्घाटन कराया। शीशराम ओला ने 1957 से लेकर 1993 तक लगातार 10 बार राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें 2 बार को छोड़कर उन्होंने 8 बार जीत दर्ज की। सांसद बने और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। उन्होंने जिंदगी में सपना देखा था यमुना का पानी झुंझुनू में लाने का। आज का उपचुनाव भी इसी यमुना के पानी के इर्द गिर्द है। आज शीशराम ओला दुनिया में नहीं है और उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी चुनावी समर में है। उनके पौत्र अमित ओला चुनाव लड़ रहे हैं। संयोग यही है कि अमित के पिता ब्रजेंद्र ओला सांसद बन गए। जब शीशराम ओला सियासत के सितारे थे तब ब्रजेंद्र ओला शांत शर्मीले कहे जाते थे, बिल्कुल पिता के बताए पथ पर चलने वाले। आज अमित ओला भी ठीक वैसे ही हैं। क्षेत्र में युवा नेता के रूप में पहचान बना रखी है। अमित ने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग कर रखी है। वर्तमान में चिड़ावा पंचायत समिति के सदस्य हैं। अमित ओला की पत्नी आकांक्षा ओला दिल्ली में मॉडल टाउन विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी हैं। अमित के पिता ब्रजेंद्र ओला ने अपने पिता की भांति झुंझुनू से जीत का रिकॉर्ड बनाया था। ये तो हमारी नींव है, इस नींव कभी नहीं हिला करती इमारतों की। ये सब इधर उधर की बातें हैं। कोई मुस्लिम समाज हमसे नाराज नहीं है। ये हमारे साथ मुस्लिम समाज की प्रथम नागरिक खड़ी है हमारे साथ, अब इनसे पूछ लीजिए। बीजेपी का देखिए कोई नीति और कोई इस प्रकार की विकास की बात उन्होंने करी हो तो बताएं आप मुझे। कोई मुद्दा हो, कोई विकास की बात हो, कोई विजन हो तो कोई जनता उन्हें वोट देगी। नरेश जी किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये किसान बेल्ट है, झुंझुनू जाट राजनीति का
केंद्र भी कहा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ बड़ा आधार रहा है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह ताकत लगाई है, तकरीबन 20 बड़े नेता पूरी तरह डेरा डाले हुए हैं। झुंझुनू किसानों की, सैनिकों की वीर भूमि है। यहाँ का वोटर खुद समझदार है, हर जाति और विशेष वर्ग का, कि वो समझ सकता है कि हमारे हित में क्या चीज़ है। आज जो ये चुनाव है, उपचुनाव, मैं कह रहा हूँ आज पूरी शेखावाटी कांग्रेस का गढ़ है। आज कांग्रेस पार्टी ने इन विपरीत परिस्थितियों में भी 7 लोग विधानसभा क्षेत्र हैं झुंझुनू जिले में, उसमें से 5 कांग्रेस के खाते में आज भी हैं। ये सीट तो खाली लोकसभा 10 साल बाद लोगों के समझ में आ गई कि हमारा भविष्य कांग्रेस के साथ में कि भारतीय जनता पार्टी। उसी का नतीजा है कि जिन सीटों को जीतने के लिए ये लोग दावा कर रहे थे कि शेखावाटी की तीनों सीटें, हम ये दावा करते थे कि 10 लाख वोटों से जीतेंगे, और आज इनके हालात ये होगी कि तीनों की तीनों सीट इनकी गिर। झुंझुनू की भी सीट 10 साल बाद हम कांग्रेस के खाते में लाने में सफल रहे, और ये सारा श्रेय झुंझुनू की 36 कौम की जनता को जाता है, जो पढ़ी लिखी जनता है, सब समझती है। नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह बीजेपी ने ताकत लगा रखी है चुनाव को लेकर, और एक प्लस पॉइंट है कि उनकी सरकार है, वो दावा कर रहे हैं कि हम यमुना का पानी लेकर आएंगे, समझौता हो चुका है। वो ये बात भी कह रहे हैं कि हरियाणा का जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था, उसमें कांग्रेस ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो इस समझौते को रद्द कर देंगे। इस तरह की बात भी की जा रही है। हरियाणा सरकार ये कह चुकी कि भाई बारिश का जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसका भी जब हमें ज़रूरत नहीं होगी तो उसके बाद हम सोचेंगे कि आपको कितना पानी दें नहीं दी। तो ये आपको पता है कि जब जब इस तरीके का शक्ति प्रदर्शन, आज से पहले उपचुनाव में, सूरजगढ़ चुनाव में भी दिगंबर सिंह जी आए थे, उस समय भी इस तरीके का इन्होंने काम किया था। लेकिन जिन चुनाव को 50,000 के लगभग हारे थे, उसी को उनके सामने 3,500 वोटों से जनता ने जिता दिया था। वो क्यों वो स्थिति यहाँ है? सवाल ये खड़ा होता है कि ब्रजेंद्र ओला के साथ क्या पूरी कांग्रेस है? क्योंकि देखा गया कि झुंझुनू में गुटबाजी नज़र आई, रीटा चौधरी विधायक है, नज़र नहीं आती, आप भी जिलाध्यक्ष है, कम नज़र आते हैं, और भी कई नेता हैं वो कम नज़र आते हैं। तो क्या ये ब्रजेंद्र ओला खुद अकेले चलो की नीति पे चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, ये सब गलत कह रहे हैं। ये दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस का पूरा परिवार एक है, और पूरे लोकसभा में तन मन धन से सभी लोगों ने काम किया, और उसी का नतीजा है कि आज लोकसभा में हम गए, आज भी पूरा कांग्रेस परिवार, चाहे वो रीटा जी हैं, सरवण जी हैं, अन्य नेता हैं, मैं स्वयं हूँ, सब लगे हुए हैं। राजेंद्र गुड़ा को लेकर क्या कहेंगे? कितना नुकसान वो कांग्रेस पार्टी को करेंगे? पाकिस्तान तक की बात सामने आ गई। देखो, राजेंद्र गुड़ा पार्टियों को क्या नुकसान करेंगे इस बारे में तो मैं कहना ज़्यादा उचित नहीं समझता, वो तो समय बता देगा, रिजल्ट बता देगा। लेकिन जो राजेंद्र गुड़ा ने नुकसान किया है, हमारा झुंझुनू जिला सदियों से, हमारे चंचलनाथ जी का टीला है, हमारे दरगाह है, वो कमरुद्दीन शाह की, इनमें सदियों से प्रेम था, भाईचारा था। गंगा जमुनी तहजीब का पूरे देश विश्व में झुंझुनू एक उदाहरण हुआ करता था। आज भी हम दीपावली साथ मनाते हैं, ईद साथ मनाते हैं, होली साथ मनाते हैं, सारे त्यौहार हम साथ मनाने वाले लोग थे। उन भाईचारा में जो जहर घोलने का काम किया है वो राजेंद्र जी गुड़ा ने किया है, और उसका जो परिणाम या दुष्परिणाम जो भी आएगा, मैं कहता हूँ आने वाली नस्लें उनको और उनकी टीम को कभी माफ़ नहीं करेंगी। स्वच्छ राजनीति करिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, आप चुनाव लड़िए, लेकिन किसी जाति विशेष के खिलाफ, किसी धर्म विशेष को भड़काने का काम करके जो आपने झुंझुनू में काम किया है, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन रिजल्ट आए तब देख लेना, और भविष्य में देख लेना कि जो आपसी भाईचारे में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उनको यहाँ झुंझुनू की जनता माफ़ नहीं करेगी। सियासत के गढ़ के सफर में झुंझुनू के उपचुनाव की सियासी कहानी अभी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर आपका सियासत के गढ़ के सफर में स्वागत है। जारी है झुंझुनू की सियासी और चुनावी कहानी। किस तरह यहाँ की राजनीति चुनाव दर चुनाव उफान चढ़ रही है और किस ओर जा रही है, यह आपको बताते हैं। माली गांव से निकलकर पहले कंस्ट्रक्शन लाइन और फिर सियासत में भाग्य आजमाने वाले राजेंद्र भांबू ने पंचायत राज से राजनीति शुरू की।
राजेंद्र भांबू की एक बेटी का ससुराल देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के गांव में है। कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी से भी रिश्तेदारी है। भांबू ने 10 महीने पहले बीजेपी से बगावत की और अब बीजेपी के टिकट पर ही ओला परिवार के सामने ताल ठोक रहे। उनका नारा है परिवारवाद के खिलाफ। बबलू चौधरी के बागी तेवर नरम पड़ने से उन्हें लाभ मिला है। भांबू का चुनाव में 24 घंटे साथ देने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने 2 मंत्री तैनात कर रखे हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा मंत्री विकास की आवाज बुलंद कर रहे और यमुना नगर समझौते को बड़ा मुद्दा बता रहे, जिससे झुंझुनू की काया पलट हो सकती है। विकास के नाम पर तो कुछ हुआ नहीं। वंशवाद की जो परंपरा है, जो लोगों में मिथक है कि यहाँ कांग्रेस मजबूत है, उसको इस बार हम तोड़ेंगे। यमुना जल समझौता जो लागू है तो उसमें कोई बाधा नहीं आई। हालांकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बड़ी तीव्र गति से उस पर काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई आएगी। भविष्य में झुंझुनू को उसके द्वारा सिंचाई का ही पानी मिले, इस बात का मैं प्रयास करूँगा। वैसे मैं संपूर्ण विधानसभा के विकास के लिए तत्पर हूँ, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, हर क्षेत्र में किसान, मजदूर, दलित, महिला सुरक्षा, युवा, सबकी समस्याओं पर हम प्रायोरिटी से काम करेंगे। कहा जा सकता है कि 1952 से लेकर आज तक कांग्रेस का दबदबा रहा है। क्या लगता है इस बार उम्मीद है इस कांग्रेस के तिलिस्म को आप तोड़ पाएंगे? इस बार जो हम लगातार पिछले 1 माह से झुंझुनू में जो प्रवास पे रहे, तो एक आम जनता में मानस रहा है कि इस बार जो डबल इंजन की सरकार है उसका लाभ झुंझुनू की जनता ले। और जो उसमें ज़्यादातर बाधा आती थी कि यहाँ से पिछले 2 चुनावों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार खड़े हो जाते थे, जिससे कि अधिक मत होते हुए भी पार्टी यहाँ से जीत नहीं पाती थी। इस बार पार्टी एकजुट है, कोई बागी नहीं है। राजेंद्र भांबू चुनाव लड़ रहे हैं और आम जन का विश्वास है। जो कांग्रेस ने अपने हरियाणा के घोषणा पत्र में कहा था कि वो सतलज यमुना जो समझौता है उसको कैंसिल करेंगे, जिससे कि झुंझुनू और चूरू इनको पानी नहीं पहुंचे, उसका भी आमजन में रोष है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हरियाणा में ये बात रखी। तो उसका भी ग्रामीण जनों में रोष है कि किसान विरोधी जो नीति कांग्रेस की है वो लोगों ने देखी। और मत ये कि जो जिस तरह पिछले 11 महीनों में झुंझुनू में जो सड़कों का जाल बिछा है, नगर पालिका हुई, अनेक विकासों के काम हुए, तो उससे लोगों को लग रहा है कि आगामी 4 साल में इस सरकार में अनेकों ने काम करके झुंझुनू जो शिक्षित जिला है, जो सैनिकों का जिला है, वो इस संदेश भी देना चाहता है कि आम की जनता माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। यमुना जल समझौते की आप बात कर रहे हैं, विकास की आप बात कर रहे हैं, और क्योंकि आने वाले समय में बीजेपी अगर विधायक बनता है तो विकास यहाँ पर चौगुना होगा, इस तरह के दावे भी कर रहे हैं। मगर मुकाबला उस लीगी से है, क्योंकि आप भी जाट नेता के तौर पर जाने जाते हैं बीजेपी में, और यहाँ के जो जाट नेता रहे, जिनकी एक लीगी श्री शीशराम ओला जी, उस परिवार की तीसरी पीढ़ी यहाँ चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में मुकाबला एक उस पारिवारिक पृष्ठभूमि से है जिनका किसान राजनीति पर गहरा असर रहा है। देखिए, इस बात का झुंझुनू की जनता में रोष है कि क्या एक परिवार लगातार यहाँ का प्रतिनिधित्व तो करेगा। पहले शीशराम जी रहे, विजेंद्र जी रहे, और अब उनका शीशराम जी का पोता। तो ये लोगों में रोष है कि क्या सिर्फ हर चुनाव परिवार तक ही सीमित है। और ये बात यहाँ की आम जनता ने हमें बताया कि ओला परिवार यहाँ से 26 चुनाव लड़ चुका है किसी न किसी प्रकार में। तो लोगों में इस बात का है कि दूसरों को अवसर देना चाहिए। और वो देखते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं कि राजेंद्र भांबू जैसे साधारण कार्यकर्ता को पार्टी ने अवसर दिया, जब वो देखते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी साधारण कार्यकर्ता पार्टी के काम करते मुख्यमंत्री बनते हैं, तो तुलना करता है कांग्रेस का कार्यकर्ता बीजेपी से, तो उसके मन में भी बदलाव होता है कि देखो पार्टी बीजेपी पार्टी भी तो डिफरेंस है। वास्तव में है यहाँ जो कार्यकर्ता करेगा वो आगे बढ़ेगा। और कांग्रेस में हर जगह आप देखो परिवारवाद ही है। देखिए, बात लोकसभा चुनाव की थी, वहाँ चुनाव बिल्कुल विपरीत गया था। देखो, लोकसभा चुनाव एक सिर्फ 18-19 हज़ार का अंतर रहा, और उसमें वो भी एक भ्रामक प्रचार जो जिस तरह नैरेटिव सेट किया गया था उसकी वजह से रहा।
मुझे ध्यान है उस समय काफ़ी चर्चाएं झुंझुनू के बारे में बहुत भारी मतों की बातें होती थी कि पार्टी कमज़ोर है, वो कमज़ोर। जब नतीजा आया तब आमजन को लगा ये तो बड़ा ठगा सा महसूस किया उसने, यानी ये तो जहाँ से जीता थे तो डबल इंजन की सरकार में और लाभ मिलता। पर अब जनता ने मानस कर लिया है कि जिस तरह झुंझुनू लोकसभा में जो गलती हुई थी वो इस बार विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में गलती झुंझुनू की जनता नहीं करेगी। और जो 4 लाख भर्तियाँ माननीय मुख्यमंत्री जी इस डबल इंजन की सरकार में करने जा रहे हैं तो उसमें झुंझुनू जिले को सबसे ज़्यादा लाभ होगा। ये भी झुंझुनू का व्यक्ति युवा जानता है कि उसको लाभ इस सरकार से ज़्यादा इस सरकार का हिस्सा बनने में, तो यहाँ से अपना प्रतिनिधित्व तो भेजेगा और झुंझुनू और ज़्यादा विकास आगे बढ़ेगा और लाभ मिलेगा। राजेंद्र गुड़ा से बीजेपी को फायदा कितना होगा और कांग्रेस को कितना नुकसान? देखो, वो उनकी खुद की राजनीति है, उनकी अलग शैली राजनीति की रही है, वो अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की झुंझुनू की जनता ने मानस बना ली है इस बार यहाँ से लंबे अरसे के बाद भारतीय जनता पार्टी को हम विजयी बनाकर भेजेंगे और प्रतिनिधित्व करेंगे और सरकार की विकास की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेंगे। झुंझुनू में मोटे तौर पर त्रिकोणीय संघर्ष के बजाय सीधा मुकाबला होता आया है। मौजूदा उपचुनाव में उदयपुर वाटी से आकर गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके राजेंद्र सिंह गुड़ा ने झुंझुनू में ताकत दिखाई। मुस्लिमों और दलित वोटों में सेंध लगाने के लिए राजेंद्र सिंह गुड़ा ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, चाहे पाकिस्तान का नारा क्यों ना बुलंद करना पड़े। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। 14 अगस्त 1947 को हमने उसको एक पड़ोसी के रूप में स्वीकार किया है और पाकिस्तान की एम्बेसी हमारे हिंदुस्तान नई दिल्ली में है और हमारी एम्बेसी पाकिस्तान में है। 15 अगस्त को पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान का झंडारोहण होता है, राष्ट्रगान गाया जाता है और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं पाकिस्तान के अंदर। और 14 अगस्त को दिल्ली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। किस कानून में कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते? कौन से संविधान में कि पाकिस्तान आप जिंदाबाद? गुड़ा उदयपुर वाटी से विधायक रह चुके हैं। बीएसपी से चमके और कांग्रेस में जाकर मंत्री बने राजेंद्र सिंह गुड़ा ने लाल डायरी का मुद्दा उठाकर सुर्खियां बटोरी थीं, लेकिन उदयपुर वाटी से चुनाव हार बैठे। जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए विख्यात राजेंद्र सिंह गुड़ा का पॉलिटिकल स्टाइल अलग है। एक जमाने में भाई रणवीर सिंह गुड़ा को राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बनवाया। रणवीर के लिए गॉड फादर तब राजेंद्र ही कहलाए। आज दोनों भाइयों के रास्ते अलग अलग हैं। रणवीर सिंह गुड़ा कर रहे हैं बीजेपी के पक्ष में प्रचार। ये भी दिलचस्प संयोग है कि रणवीर सिंह गुड़ा ने भी शीशराम ओला के सामने चुनाव लड़ा था। कहा जाता है कि उस समय रणवीर के चुनाव लड़ने से शीशराम ओला को फायदा हुआ था। आज इतिहास दोहरा रहे राजेंद्र सिंह गुड़ा लड़ रहे शीशराम ओला के पोते के सामने चुनाव। झुंझुनू विधानसभा ये क्षेत्र पूरा प्रतिभावान क्षेत्र, सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाला देश की हिफाजत के लिए, मातृ वतन के लिए हम लोग, और उसके बाद विकास के अंदर आखिरी पायदान पर लाके खड़ा कर दिया। आपने 8 बार विजेंद्र ओला को वोट दिया, आपने 13 बार शीशराम जी ओला को, राजबाला जी को 1 बार मौका दिया है। आपने बीजेपी की केंद्र में यहाँ सरकार, एक बार भाई राजेंद्र गुड़ा को मौका देना, फिजा बदल देंगे। तो एक परिवार का राज हो, एक जाति का राज हो, उससे पूरे समाज में खुशहाली नहीं आती। वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक सभी जातियों और धर्मों के घरों के अंदर, सभी घरों में राज की रोशनी आए, सभी का राज के अंदर शेर हो, भागीदारी हो, वो राज में वो खुशहाली होती है। इन्होंने जिस तरीके से जातिवाद किया, जिस तरीके से भाई भतीजावाद किया, परिवारवाद किया, इसको जनता मुंह तोड़ के जवाब। उपचुनावों के लिए झुंझुनू की सियासत यादगार रही है। सबसे चर्चित उपचुनाव हुआ था सूरजगढ़ का। 2014 में सूरजगढ़ में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने भरतपुर से लाकर डॉक्टर दिगंबर सिंह को चुनावी समर में उतारा था, लेकिन बीजेपी उसमें सफल नहीं हो पाई। कांग्रेस के श्रवण कुमार ने डॉक्टर दिगंबर सिंह को चुनाव हरा दिया था। सूरजगढ़ का उपचुनाव तत्कालीन विधायक संतोष अहलावत के सांसद बनने के कारण हुआ था। उस समय बीजेपी की वसुंधरा राजे सरकार थी और डॉक्टर दिगंबर सिंह को भरतपुर से लाकर यहां चुनाव लड़ाया गया, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। झुंझुनू जिला और उपचुनाव पॉलिटिक्स। 1969 में खेतड़ी में उपचुनाव हुआ। 1969 के उपचुनाव में कांग्रेस के शीशराम ओला ने जीत दर्ज की। 1983 में मंडावा में उपचुनाव हुआ और कांग्रेस के रामनारायण चौधरी चुनाव जीते। 1988 में खेतड़ी के उपचुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर जितेंद्र सिंह चुनाव जीते। 1996 के झुंझुनू उपचुनाव में
बीजेपी का खाता खुला और डॉक्टर मूल सिंह शेखावत ने ब्रजेंद्र ओला को हराकर चुनाव जीता। पहली बार झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर मूल सिंह ने कमल खिलाया। 2014 में सूरजगढ़ सीट से कांग्रेस के श्रवण कुमार जीते। श्रवण कुमार ने डॉक्टर दिगंबर सिंह को हराया। उपचुनावों का इतिहास रोचक रहा है, लेकिन खास यह भी है कि कांग्रेस के पक्ष में रहा है। अपवाद को छोड़ दें तो कांग्रेस का झुंझुनू सीट पर गत 5 दशक से ओला का कब्जा चला आ रहा है। ओला के कब्जे से यह सीट भाजपा लेने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। वैसे भी राज्य में सत्तारूढ़ होने के चलते भजनलाल सरकार के लिए झुंझुनू सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न है। सैनिकों, शहीदों, किसानों, महिला शिक्षा में अग्रणी तथा देश के कई नामचीन उद्योगपतियों बिरला, डालमिया और मोरारका परिवार की भूमि झुंझुनू सीट पर अपवाद को छोड़ दें तो ये जाट बाहुल्य सीट कांग्रेस के लिए परंपरागत रही है। इस बार बीजेपी मिथक तोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। मूल सिंह शेखावत, सुमित्रा सिंह और माहिर आजाद ने ही समय समय पर ओला परिवार का तिलिस्म तोड़ा है। चाहे पाकिस्तान से सटी सरहद प्रदेश की सुरक्षा का सवाल हो, चाहे बांग्लादेश से सटी सीमाओं पर देश की लिए चौकसी का सवाल हो, चाहे चीन से सटी सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए तैनाती का सवाल हो, या फिर कश्मीर से सटी सीमाओं पर सुरक्षा का सवाल हो, अलगाववादियों और विदेशी ताकतों से लोहा और जंग लड़ते हुए आपको नज़र आते हैं तो वो हैं झुंझुनू के सैनिक, जो इस वीरों की धरती पर पैदा हुए और जिन्होंने देश के लिए खुद को कुर्बान करने में कोई भी हिचक नहीं की। ये धरती सैनिकों की धरती भी इसीलिए कही जाती है और यही कारण है कि बीते लोकसभा चुनाव में वीर गति का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा बड़ा गरमाया था। इस बार किस तरह की यहाँ पॉलिटिक्स रहेगी, उसमें बीजेपी ने यमुना जल समझौते से होने वाले लाभ को भी यहाँ गिनाया है। हालांकि ये जल समझौते की बात बीते लोकसभा चुनाव में नहीं चल पाई थी। संविधान बचाओ का नारा यहाँ सिर चढ़कर बोला था। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पर नजर आता है। चुनाव दर चुनाव यहाँ अपने आप में आरोप प्रत्यारोप के बीच एक तीखी जंग देखने को मिली चुनावी रणनीति के आधार पर, और वो रणनीति राजेंद्र गुडा की रही, जिन्होंने यहाँ दोनों ही पार्टियों को बेचैन करने का काम किया है। मगर वो सीधे तौर पर अगर वोट मुस्लिम मतदाताओं के बड़ी तादाद में ले जाते हैं तो नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। जिस तरह पाकिस्तान और अन्य गरमाए मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, वो मुस्लिम मतदाताओं को रिझाते हुए नज़र भी आते हैं। यहाँ का चेहरा शीशरा मोला बरसों बरस तक रहा। अब उनके परिवार के लिए ये चुनाव प्रतिष्ठा का है। इस प्रतिष्ठा में वो जनता की कसौटी पर कितना खरा उतर पाते हैं, ये चुनाव परिणाम तय करेंगे। मगर ये ज़रूर है कि राजेंद्र बांबू और राजेंद्र गुडा यहाँ कांग्रेस की कड़ी परीक्षा ले रहे हैं। इस परीक्षा में कौन विजयी होगा, ये उस दिन पता लगेगा जिस दिन परिणाम आएंगे सियासत के गढ़ के सफ़र में। अब हम चलते हैं मेरे सहयोगी विनोद गोस्वामी के साथ अगले चुनावी पड़ाव पर और सुनाते हैं नई सियासी कहानी।